Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Kindly comment में मुझे बताइए am I audible for you or not? Uh, Team members, please tell me am I audible? Hello. Uh, Assalamu alaikum members. How are you all? I hope you all are good. And please tell me am I audible? जी. All right. So here I am Sana Sharif from Smart Games Academy. और आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं. मैं और मेरे साथ हैं आज मिस्टर इब्राहिम. तो सबसे पहले हम उनको वेलकम करेंगे और फिर हम अपने टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे.
So let's welcome my partner, the CEO of Smart Games Academy. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। सना, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और सर मैं उम्मीद है कि चाहूँगी हमारे हमारी जो व्यूअर्स ऑडियंस भी जो है है हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी मज़ीद जो है वो अच्छे होंगे और अपने इस कुरान टाइम में ख़ास जो है वो ख्याल रख रहे होंगे और जो एसओपीज़ जो फॉलो करने हैं उसे मज़ीद बेहतर तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। जी सना। सर मैं चाहूँगी कि आप स्मार्ट गेम्स एकेडमी और लर्निंग थ्रू गेमिफिकेशन के साथ साथ की तरफ बढ़ने से पहले हम इनको जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते चलें कि लर्निंग और गेमिफिकेशन का आपस में क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से हमने इसे प्रेजेंट किया है। ओके। इससे पहले जाने से पहले जो है वो अपने व्यूअर्स को मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो, ताकि लोग जो है वो ये समझ लें कि कौन जो है वो इस बारे में बता रहा है और क्या कर रहे हैं। तो मेरा नाम इब्राहिम शब्बीर है और मैंने जो है वो बीएससी किया हुआ है इन मैथमेटिक्स और करंटली जो है वो अपने बीएड को परस्यू कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो है वो ये ईयर जो है वो मेरा लास्ट ईयर होगा इंशाल्लाह, ताकि बीएड की जो डिग्री वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो है वो मैं एक टीचर्स ट्रेनर भी हूँ और मेरा बिलीव जो है वो मोस्टली यही है कि हैंड्स ऑन लर्निंग जितनी बच्चों के साथ की जाए वो ज़्यादा मज़ीद बेहतर रहती है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो डिफरेंट वर्कशॉप्स मैं कर चुका हूँ और साथ साथ जो है वो काफ़ी हद तक जो है न्यू टेक्नोलॉजी के बेसिस पर नए नए जो है वो वर्कशॉप्स जो है वो अटेंड करता भी हूँ और काफ़ी हद तक जो है वो टेक्नोलॉजी से तो मेरा ताल्लुक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता है। इसीलिए जो है वो मैं अपनी स्कूल्स वगैरह में जहाँ मैं साइंस और कंप्यूटर पढ़ाता हूँ वहाँ मैं जो है वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादातर अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और इसके साथ साथ जो है वो स्मार्ट गेम एकेडमी का जो है वो फाउंडर और डायरेक्टर हूँ, जो एजुकेशनल गेम्स में डील करती है। तो यहाँ पर जो है वो, क्योंकि हमारा सेशन आज इसी लर्निंग और गेमिफिकेशन से ताल्लुक़ रखता है, तो सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे एक कोड के साथ जो है वो इस सेशन को शुरू करूँगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोड है जो ये कहता है कि वी डू नॉट स्टॉप प्लेइंग बिकॉज वी ग्रो ओल्ड, वी ग्रो ओल्ड बिकॉज वी स्टॉप प्लेइंग। एक बहुत अच्छी सी जो बात मुझे इस कोड में ये लगती है कि बहुत अच्छी तरीके से इसमें ये बात समझाई गई है कि आप ये कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मैं खेल नहीं सकता। मैं ये कहता हूँ कि आपने खेलना छोड़ दिया इसलिए आप बूढ़े हो गए। हम ये फिटनेस वगैरह की बात करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह की बात करते हैं, तो हमेशा हम ये कहते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस होती है वो हमें करनी चाहिए ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे, आप में जो है वो सुस्ती आती रहे और जो आप बिलीव करते हैं सुस्ती वगैरह वो चीज़ें ना। तो बिल्कुल इसी तरह जो है वो गेमिफिकेशन का भी ताल्लुक इसी मैटर से है। मैं ये नहीं कहता कि गेमिफिकेशन का ताल्लुक जो है वो कम्प्लीटली ये होगा कि आप एक स्क्रीन के सामने बैठ जाएं 8 घंटे तक और उसमें गेम खेलते रहें। मेरा मजीद बिल्कुल ये कहना नहीं है, ना मैं इस तरफ मुतवज्जे हूँ कि जो है वो बच्चे को आप मोबाइल फ़ोन दे दें, मतलब वो गेम खेल रहा है तो आपकी गेमिफिकेशन हो रही है, लर्निंग हो रही है, ये भी मैं नहीं कहता। तो बिल्कुल जो है वो हमें इस तरीके का मतलब समझना होगा कि गेमिफिकेशन क्या है और इससे लर्निंग किस तरह की जाती है। तो इन दोनों को जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मिसकॉन्सेप्शन हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि गेमिफिकेशन का जो ताल्लुक होता है वो टेक्नोलॉजी से होता है और क्योंकि टेक्नोलॉजी से होता है तो मतलब मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बच्चों को प्रोवाइड कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चे कभी भी जो है वो इस चीज़ का शिकार नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा जो है वो हमें इसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, तो लोगों को जो है वो बातें समझ में आ जाएगी। मैं जो है वो हमारे व्यूअर्स जो है वो हमें देख रहे हैं उनसे इस बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप हमें जो है इस कोड पर फीडबैक दें कि आपको क्या लगता है, क्या ये कोड जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है और जिस तरीके से मैंने इसको कोड किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हमने खेलना छोड़ दिया इसलिए हम बुरे हो गए?
या हम बूढ़े हो गए इसलिए हमने खेलना छोड़ दिया। तो इस पर ज़रा गौर व फ़िक्र कीजिए कि क्या ऐसी वजूहात हैं कि आपने खेलना छोड़ दिया। हम अभी भी जो है सर वो मुझे जब भी बच्चे के साथ खेलते हैं, कितना इंटरैक्टिव लगता है आपको, कितना मज़ा आता है। एक बूढ़ा जो होता है वो भी जब बच्चे के साथ खेलता है वो बच्चा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये लगता है कि बेंजामिन का बिल्कुल फैक्ट यही है कि जब हम खेलना छोड़ देते हैं हम बूढ़े हो जाते हैं। हमें लगता है बस हम सुकून से बैठे रहें, वो ज़िंदगी जो है बिल्कुल अच्छी है। लेकिन जब एक आपके घर में जो है वो एक चिराग हो जिससे आपका पूरा घर जो है वो सर पे उठाया हुआ हो, हम ये अक्सर ज़बान में हम कहते हैं कि बच्चे ने जो है पूरा घर जो है सर पे उठाया होता है। अगर बच्चे किसी घर पे हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं ऐसी बात नहीं करना चाह रहा कि बच्चे मेरे घर पे भी है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा सर पे घर जो है वो सर पे उठा रहे थे, लेकिन रौनक होती है बच्चों से और हमें भी जो है वो उनको देखकर खुशी मिलती है। तो वो एक जो फीलिंग आपके अंदर आती है ना, वही आपको जो है वो अपने बुढ़ापे को कम कर देती है, आपके ओल्ड को खत्म कर देती है, तो आप एक फ्रेश नया फील करने लग जाते हैं, राइट। तो इसी वजह से जो है वो हम इस टॉपिक को जो है वो मजीद आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से जो है वो हम इसको मजीद कहेंगे। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे कि बच्चे के पास जो अभी अगर हम एक बच्चे की डेली रूटीन को पूरा सेट देखें तो बच्चे के पास अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ का कोई ऐसा लम्हा नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं है जहाँ बच्चे को ये सिर्फ कहा जाए कि बेटा आपको सिर्फ खेलना है। माँ बाप कभी ऐसे नहीं कहते कि बेटा जाओ सिर्फ खेल लो, नहीं, बच्चे के माँ बाप ये कह रहे हैं बेटा ट्यूशन से आ गए, अच्छा ज़रा बताओ तो हमारे ट्यूशन की बाजी ने क्या करवाया, तुम्हारे स्कूल की टीचर ने क्या करवाया था आज, मुझे ज़रा सुनाओ, तुमने याद करके आए हो या नहीं करके आए। मतलब वो ट्यूशन से आने के बाद 6 घंटे ट्यूशन के आने के बाद भी 2 घंटे माँ के पास पढ़ने बैठ जाता है, या अब्बा आके वो उसकी पिटाई करने लग जाते हैं, ऐसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, मोबाइल लेके बैठे हो, मोबाइल क्यों कर रहे हो। अरे भाई मोबाइल नहीं देना सही है, समझ में आता है, लेकिन आपने कोई ऑप्शन भी तो नहीं दिया उसको, ठीक है। तो हम इस पर मजीद जो है वो इसके बेसिस पर जो है वो हम बात करेंगे। जी सर सना। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि गेम्स जो है वो बेसिकली फिजिकली इतना बच्चा नहीं खेल पाता, और अब तो टाइमिंग भी हमारा इतना नहीं रह गया कि हम आउटडोर गेम्स खेल सकें। तो ऐसी कौन सी गेम्स होनी चाहिए या किस तरह से हम बच्चों को घर में इंगेज कर सकते हैं? देखिए सना, इसका सवाल का जवाब देने के सर लिए क्योंकि मैं नॉर्मली जो गेम्स थोड़ा जो स्टूडेंट्स आजकल खेल रहे हैं वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है, ऐसा पेरेंट्स का कहना है। डिफरेंट अ, इस बात को जो है वो मैं इस तरीके से कोट करूंगा कि सबसे सर पहले तो मैं डिफरेंट रिसर्चेस के ये दौरान कहूँगा। हमने पेरेंट्स को ये कहते सुना है कि बच्चा जो है जब वो गेम खेलता है सिर्फ टाइम को वेस्ट करता है। जी सर। जी मैं यहाँ पे जो है वो इस तरीके से इस बात को आपकी कोट करूंगा कि सबसे पहले तो मैं आपसे और अपने व्यूअर्स हेलो। से ये जानना चाहूंगा कि एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। यस, आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको अभी तक जो है अपने बचपन से ज़माने से लेकर अभी तक कौन सी गेम जो है वो सबसे अच्छी लगी है और क्यों लगी है। अगर मुझे कोई जो है वो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इस बात पर अगर हमें आगाही दें तो मज़ीद बेहतर होगा कि मैं इसको और ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन कर सकूँगा। और मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी इंटरैक्टिव अगर हमारे साथ रहेंगे तो इट विल बी मज़ा आएगा इस बात को करने में, क्योंकि ये टॉपिक तो बड़ा मज़ेदार है, लेकिन मुझे चाहिए कि अपने व्यूअर्स के साथ जो है वो पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। जी सना, आपको क्या लगता है आपके लिए कौन सा गेम ऐसा है जो अभी तक आपको याद है? सर आई थिंक हमारे बचपन में दो गेम्स हुआ करते थे जिन्हें हमने बहुत ज्यादा खेला और जिसमें सबसे ज्यादा लड़ाई भी हुई। वन ऑफ द कैरम एंड द सेकेंड वन इज द लूडो, जिसमें हम जो है वो एक दूसरे की पॉन्स मारा करते थे और कभी छुपा दिया करते थे, तो इसमें सबसे ज्यादा झगड़ा भी हुआ करता था। तो वो मेमोरीज जो है वो आज तक क्लिक करती हैं क्योंकि वो बहुत ही इंगेजिंग होता था और हमें फोकस करना पड़ता था कि कौन चीटिंग कर रहा है। ओके, मैं सना आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्यों आपको जी इतनी सर। ये गेम पसंद है? कोई खास वजह इन गेम्स को पसंद करने की? सर आपकी आवाज कट रही है। मैं ये पूछना चाह रहा था हेलो, कि जो कैन यू आपने रिपीट द क्वेश्चन गेम्स प्लीज? जी, जो आपने गेम्स अभी हमें बताई कि लूडो और कैरम, राइट,
मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे ये डिफाइन करें कि क्यों आपको ये 2 गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद है? सर आई थिंक इसमें हम बहुत एंगेजिंग हो जाते हैं, हमारा फोकस जो है वो बहुत होता है और हम इसमें इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। ओके, मिस्टर नवीद हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, वो लूडो कह रहे हैं और मिस मारिया वक्का जो वो बैकमैन कह रही हैं। ठीक है, मैं मिस्टर नवीद और मिस मारिया से ये पूछना चाहूँगा कि आपको मुझे ये रीज़न भी बताइए कि आपको क्यों जो है वो ये गेम इतनी पसंद है? क्या वजूहत है कि गेम आपको अभी तक याद है? जी, इसके मज़ीद अगर हमारे व्यूअर्स जब तक हम इसका जवाब देते हैं, तो मैं मज़ीद जो है वो सर वॉइस डिस्ट्रैक्शन की वजह से सर देयर इज अ वॉइस डिस्ट्रैक्शन, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं था। ओके, मैं सिर्फ ये मैं कह रहा था कि जो मिस्टर नवीद और मिस्टर मारिया हैं, अगर वो हमें उन्होंने जो गेम्स हमें बताई है, जैसे लूडो बताया है और पैकमैन बताया हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि वो मुझे बताएं कि उनको ये गेम क्यों याद रहती है, क्यों अभी तक उन्हें जो है वो ये गेम इतनी पसंद है, जबकि वो मुझे लगता है कि अपनी एज, बचपन की एज से जो है वो निकल चुके होंगे और जो है वो अभी काफ़ी ऐसी एज में होंगे जहाँ पे हम एडल्ट्स कहलाते हैं। तो उस दौरानिया में भी आपको ये गेम इतनी क्यों पसंद है? और मुझे लगता है कि इस क्वारंटाइन जो अभी हमने वक्त गुजारा लास्ट के 2 महीने, उन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों ने लूडो जो है वो सबसे ज़्यादा खेला होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो जब तक हमारे पास ये बातें आती हैं तो हम जो है वो थोड़ा आगे फॉरवर्ड रहते हैं। मैं आता हूँ कि वर्ड गेमिफिकेशन पर। ठीक है, तो गेमिफिकेशन क्या होती है? तो गेमिफिकेशन का जब हम वर्ड डिस्क्राइब करते हैं तो ये जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ों को मर्ज करती हैं। एक तो मैकेनिक्स, जो अवेलेबिलिटी चीज़ें आपके पास मौजूद हो। एक होता है कि गेम थिंकिंग, ऐसी थिंकिंग से जो गेम्स बनाई जाए जो लोगों को इंगेज कर सके, उसमें जो है वो उनका इंगेजमेंट ज़्यादा हो जाए। इसी तरह इनकी जो है वो हम बात करते हैं नेक्स्ट के मोटिव हो, और जिससे इनको लर्निंग प्रमोट हो और साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाए। तो जब हम ये चीज़ों को अगर मर्ज कर लें, जहाँ पे मैकेनिक्स हो जो गेम बेस्ड हो, उसी गेम की थिंकिंग हो जहाँ पे लोगों को हम इंगेज कर सकें, कोई एक्शन के लिए हम उसको मोटिवेट कर रहे हो, और साथ साथ कोई प्रॉब्लम्स या लर्निंग स्किल को डेवलप कर रहे हो। जब हम इन सारी चीज़ों को एक वर्ड में अगर हम जोड़ना चाहें तो हम उस वर्ड का नाम देते हैं गेमिफिकेशन। ठीक है, तो अब इस वर्ड को जो है वो मैं सिंपली एक डेफिनेशन में अगर डालना चाहूँ तो द यूज ऑफ गेम बेस्ड मैकेनिक्स and game thinking to engage people, motivate action, promote learning and solve problems is known as the gamification। एक simple definition जो हम बना सकते हैं इसकी, right? Okay. इशू है नेटवर्क का, आंसर इज बैक। जी सर। आई थिंक नाउ इज फाइन। ओके, मजीद आगे चलते हैं तो हम ये पूछते हैं कि इस गेमिफिकेशन का एजुकेशन से क्या ताल्लुक है? सना, आपको क्या लगता है कि गेम्स का एजुकेशन के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है? सर गेम्स के थ्रू जो हमें नज़र आता है डिफरेंट स्कूलिंग सिस्टम में, हम यही देखते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिन्हें गेम्स के थ्रू गेम्स की तरफ ले जाया जाता है। जो हम इंडोर क्लासरूम के तौर पर किसी न किसी तरह हम स्टूडेंट को इंगेज करते हैं, वो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हम देखने में नज़र आती हैं कि लर्निंग के वक्त हम जो है वो उनको इंगेज किस तरह से करते हैं क्लास में। अच्छा, देखिए, जो एजुकेशनल गेम्स का जो स्पेशली ताल्लुक होता है जब हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू बात करते हैं तो उसमें जो है वो 4 चीज़ों पर फोकस किया जाता है। एक तो है कि कॉन्सेप्ट्स
को क्लियर करने के लिए और उसको एक्सपैंड करने के लिए, राइट। और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए एक री इन्फोर्समेंट हम करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार अगर दोहराया जाए, उसको मल्टीपल चीज़ों से हमें बताया जाए, तो वो क्या होता है, हमारे दिमाग में रह जाता है, एक स्टिक हो जाता है वो वहाँ पे। तो उस री इन्फोर्समेंट डेवलपमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, गेम्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह हिस्टोरिकल इवेंट्स या कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम एजुकेशनल गेम्स को इन कर सकते हैं। और अगर हमें कोई स्किल सिखानी है बच्चे को, या बच्चे को किसी स्किल्स में असिस्ट करना है, तो उसके लिए भी जो है वो हमारे पास गेम्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। मल्टीपल अगर हम देखें तो आप मैं सिर्फ एक गेम की एग्जांपल लूंगा कि जब आपके बचपन में आपको लूडो दिया गया होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा, आपने एक बार खेला होगा, आपने 2 बार खेला होगा, फिर 3 बार खेला होगा, फिर चौथी बार में जो है वो आपको लूडो खेलना आ चुका होगा, फिर आपने खेला होगा, आपको मजा आया होगा, फिर आपने दूसरे लोगों को गैदर किया होगा अपने तरफ में कि देखो मुझे आओ मेरे पास एक गेम है वो खेलते हैं, ठीक है। आप उसमें एज अ चीफ जो है वो, एज अ लीडर जो है वो उस रोल प्ले कर रही होंगी, जहाँ पे आप बच्चों को सिखा रहे होंगे देखो ऐसे करना है, देखो तुम्हारे ये डाइस आएंगे तो नंबर चलेंगे, नहीं अभी ये नहीं आए तो तुम ये नहीं चल सकते। मतलब आप एज ए लीडर का रोल प्ले करती, दूसरों को सिखाती। दूसरा जो है वो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, इंटरेस्ट लेना शुरू करता है तो वो आपके साथ जो है वो 2-3 बार खेलेगा, 2-3 बार खेलने से उसको वो चीजें समझ में आने लग जाती है, वो फिर दूसरों को समझाएगा, अपने पेरेंट्स से वो गेम जो है वो बाय करवाएगा और फिर जो है वो दूसरों के साथ जाके खेलेगा। मतलब एक गेम का एक बंदे के पास आने के बाद उसका एक्सपेंशन हो जाना, ठीक है, एक्सपैंड हो जाना, मतलब वही कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। मैंने एक बंदे को दिया, वहां से अब 8 बंदों को वो जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, री इन्फोर्समेंट हो रही है। आपने एक बार नहीं सीखा, दूसरी बार में नहीं सीखा, तीसरी बार में नहीं सीखा, लेकिन चौथी बार में सीख लिया। चौथी बार में जब खेलने के बाद आपने उसको मजीद किया तो वो री इन्फोर्समेंट हो गई आपकी, आपको मजीद उसमें अच्छा लगने लगा, आपको मजा आने लगा, आपने उसको मजीद जो है वो खेलना शुरू किया। दूसरों को बताने के लिए कि देखो मुझे ये गेम आती है खेलना, वो दिखाने के लिए भी आपने उस गेम को बार बार खेला। तो मतलब आपकी एक तरीके से री इन्फोर्समेंट होती चली गई उस गेम्स के अंदर, ठीक है। मजीद अगर हम इसको आगे अगर हम बढ़ाएं तो क्या होता है, किस तरह बच्चे को जो है वो हम इस गेम्स, एजुकेशनल गेम्स जो है बच्चे की लर्निंग को, कि हमारा मोटिव एज ए टीचर जो है वो यही है कि बच्चों को उस कॉन्सेप्शनल लर्निंग की तरफ लेके आए। जो रोड लर्निंग की तरफ बच्चे चले गए उन्हें दोबारा हम कॉन्सेप्शनल लर्निंग की तरफ आ गए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं जो है कभी आपसे, या आप कहीं जॉब कर रही हो तो कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या आप बता सकती हैं आपने 10 में जो न्यूटन लॉ पढ़ा था वो क्या था। आई डोंट थिंक सो कि आपको वो पूछा जाएगा। आपको वो जाएगा कि अगर वो न्यूटन लॉ आपने पढ़ा था उसको आज की लाइफ में आप कहाँ इम्प्लीमेंट करती हैं। तो वो मजीद इम्पोर्टेंट है कि आपको ये सब चीजें पता हो, ना कि सिर्फ न्यूटन लॉ के बारे में पता हो कि न्यूटन लॉ है क्या। रटी रटाई डेफिनेशन हम याद करवा देते हैं बच्चों को और बोलते हैं कि बस ये याद कर लो। बेसिकली हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनको लाइफ के लिए नहीं। लेकिन हमारा काम जो है वो बेसिकली उनको लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है, ना कि उसके लिए जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, क्यों एजुकेशन गेम्स में बच्चों को क्या मदद मिलेगी। तो नंबर 1, इंगेज पीपल, बच्चों को इंगेजमेंट लगेगा गेम्स खेलने में। और बच्चे, मैं अगर आपको बताऊं कि जब आप गेम्स एजुकेशनल में खिलाएंगे तो बच्चे ज़्यादा फोकस रहते हैं। आप एक एग्जांपल ले लें, जब पीटी का पीरियड होता है, फिजिकल ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है या उनके गेम्स का पीरियड होता है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव और सबसे ज़्यादा मोटिवेट होता है। क्यों? क्योंकि उनको मज़ा आ रहा होता है उसमें, उस चीज़ों में, क्योंकि वो गेम्स है ना, वो गेम्स उनका इंटरेस्ट है, डेवलप कर देती हैं, मोटिवेट करती हैं, हर एक चीज़ में एक नई चीज़ लेके आ जाती है उसमें। तो हर बार, बेशक वो बच्चा हर रोज जो है वो, आप बच्चे अगर आप गली में भी देखें, रोज बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, आप रोज देखते होंगे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वो क्रिकेट को छोड़ते नहीं है, उनका टाइम है वो क्रिकेट खेलना ही है, उनको कोई और गेम नहीं खेलेंगे। क्यों? उन्हें मजा आता है, उनका इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कोई बच्चों का इंटरेस्ट होता है कोई बच्चों का नहीं, लेकिन गेम्स में हर किसी का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो बच्चा हो। अगर वो एक पर्टिकुलर गेम खेलता है उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। आजकल देखें मोबाइल फोन्स पर कितनी गेम्स अवेलेबल है और लोग खेलते हैं,
एक बंदा जो है वो कंटिन्यूसली अगर कुछ भी नहीं कर रहा तो पूरे दिन मोबाइल में गेम तो जरूर खेल रहा होगा, मतलब उसका इंटरेस्ट है, मतलब अभी भी वो गेम्स खेल रहा है। गेम्स जो है वो हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा करे, लेकिन क्योंकि हमें स्टडीज को फोकस करना होता है, स्टडीज लर्निंग, बच्चे को तरक्की की राह पे चलाना है, मतलब कि वो उसको यह आंसर तो रटा हुआ आना चाहिए पानी की तरह, ताकि वो एग्जाम में 90% मार्क्स लेके, बस खत्म हो गए वहां पे। आपने उसके वो सारी गेम्स वगैरह बंद करवा दी, आपने बोला बेटा ये लो सिर्फ किताबें हैं, ये किताबें ही पढ़नी है, दिन रात बस किताबें, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ किताबें ही घूमनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं घूमना चाहिए। बेचारा सुबह स्कूल जाता है, दोपहर को मदरसे जाता है, शाम को आके ट्यूशन जाता है, फिर रात को घर आके फिर भी पढ़ता है और फिर सो जाता है। अब बताएं तो उस बच्चा यहाँ पर आप क्या हुआ? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल जो है वो ऑडियंस हमारी, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, ओल्ड एज हो या यंग एज हो, वो मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू गेम्स खेलते रहते हैं। तो सर यहाँ पर लर्निंग का और गेमिफिकेशन का को हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? बेसिकली गेमिफिकेशन, गेम बेस्ड लर्निंग जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि एजुकेशन का और लर्निंग का रिलेशन हम कैसे बनाएं? ठीक है, मैं अभी जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स की आपको बात करता हूँ। आपके पास जो है वो मोबाइल में जो गेम्स हमारे पास बच्चों को आजकल जो इंटरेक्ट कर रही है वो है पबजी। आपने नाम तो सुना होगा गेम का, ठीक है। मुझे बताएं बच्चा से सीखता क्या? अगर कोई बच्चा खेल रहा मर्डर हो, अगर करना और अतराफ में चिकन डिनर करना। सिर्फ उससे पूछें इस बच्चे बेटा इसमें गेम में खेलने का क्या है, बस। सर उसे और ज्यादा से इसके ज्यादा अलावा मर्डर करने के बाद जो है वो चिकन डिनर नहीं, करना और कुछ होता है, नहीं, दैट्स इट। ठीक है। दैट्स इट। मतलब गेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक फन के लिए वो गेम है, ठीक है। अगर इसी तरह की कोई ऐसी गेम जो है वो एजुकेशन सिस्टम पर बना दी जाए, ठीक है, तो क्या होगा, जिससे लर्निंग हो। लेकिन एक बात ये याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को सिर्फ वो पढ़ाई वाली गेम दे दो, ऐसी गेम दो कि बच्चा खुद ब खुद पढ़ने लग जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपकी वोकैबुलरी वाली गेम्स होती हैं आप उन्हें यूज करें, वो एक तरह की गेम्स हैं जो यूज हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बस उसको उसमें वोकैबुलरी इनपुट करनी हो, बच्चा जो है वो उसमें ये हो जाए कि बस अब ये ही तो करना है, अब ये गेम मैं कितनी बार खेलूं। आप एक गेम आ जाती है, हम आते हैं इस पे गेम पर, अपने मोबाइल फोन में देखिए, वर्ड सर्च के नाम से गेम्स है, वर्ड आर्ट के नाम से गेम है, स्क्रैबल है, ठीक है। ये गेम्स हैं हमारे पास, लेकिन हम इसे अपने एजुकेशन में इंटरेक्ट नहीं करते। क्यों? गेम्स हैं, गेम्स का कैसे खिलाएंगे बच्चों को? भाई आप ये देखिए, वो बच्चे उस स्क्रैबल से कर क्या सकते हैं, डिफरेंट वर्ड सीख सकते हैं, डिफरेंट वोकैबुलरी सीख सकते हैं। आप उन वोकैबुलरीज की मीनिंग तो बनाना सिखाएं। बच्चे को जो है वो डिफरेंट वर्ड्स नहीं याद होते, लेकिन आप वो गेम के जरिए याद करेगा तो उसको याद रह जाएगा कि मैंने यहाँ पे ये वर्ड बनाया था, मुझे इसमें 11 पॉइंट्स मिले थे, वो वर्ड उसे याद रहेगा। डिफरेंट डिक्शनरी के जरिए वो उस वर्ड को बनाने की कोशिश करेगा। तो मतलब डिफरेंट जो डिक्शनरी जो आपने कभी मैंने और आपने जो है वो कम्प्लीटली पूरी कभी स्टडी नहीं की, वो बच्चा एक नजर में देखेगा तो सही, यार ई से शुरू करना है, ई से कौन सा लफ्ज शुरू करो जो मेरे पास वर्ड है वो मिल जाए, एटलीस्ट ये सर्च करेगा। मतलब आपका एक जो ऑब्जेक्टिव होगा वो अचीव तो होगा, वरना हम क्या करते हैं, नहीं बस ये बेटा ये वर्कशीट है, ये वर्कशीट कर लो, वर्कशीट से क्या होगा, कुछ भी नहीं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि बहुत सारे स्कूल्स हमारे जो हैं वो जो एस्टैब्लिश स्कूल्स हैं वहाँ पर तो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ इनिशियल स्टेजेस पर हमारे पास जो बेसिक स्कूल्स होते हैं जिनकी बहुत बड़ी ब्रांचेस नहीं होती हैं या बहुत बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ पर मौजूद नहीं होती हैं, तो उस जगह पर हम शायद ये भी एक रीजन है, ये भी एक लैकिंग है कि जहाँ पर टीचर्स जो हैं वो इस तरह की चीज़ों को इंटीग्रेट नहीं कर पाते अपने लेसन्स में, बिकॉज दे डोंट हैव रिसोर्सेज। बिल्कुल सना, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कुछ स्कूल जो है वो टेक्नोलॉजिकल बेस नहीं है, वहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए जो है वो बोर्ड गेम्स हमारे पास रेडी है, ठीक है। मैं इस के टीचिंग फील्ड में हूँ और इस चीज़ को जो है वो काफ़ी हद तक देखता हूँ, तो मेरा दिमाग में जो है वो एक आइडिया जो वो क्लिक हुआ था, वो ये हुआ था कि क्यों इस तरीके की लैकिंग हमारे पास एजुकेशन में मौजूद है।
हमारे पास बड़े बड़े एजुकेशनर्स हैं जो डिफरेंट तरह की बातें हमें करते हैं, ठीक है, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बताता कि क्यों हम गेम्स को क्लासरूम के अंदर नहीं यूज कर सकते। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो हमारा जो है स्मार्ट गेम्स एकेडमी का जो एक विजन था वो यही था कि हमें जो है वो टीचर्स के लिए एक ऐसा टूल बनाना है, ऐसी गेम्स डेवलप करनी है जो टीचर अपने क्लासरूम में यूज कर सके। अब मुझे ये भी पता था कि जो स्कूल्स हमारे पास वो इतने टेक फ्रेंडली नहीं है, टेक्नोलॉजी उनके पास इतनी नहीं है। अगर कुछ स्कूल देखे तो उनके पास जो है वो कंप्यूटर लैब भी जो है वो प्रॉपरली नहीं होते, तो क्या वो बच्चे इस चीज से महरूम रहेंगे? नहीं। इसको मजीद जो है वो और करने के लिए और हर स्कूल को अवेलेबल हो उसके लिए जो है वो हमने ये किया कि हमने इसको बोर्ड गेम्स बना। जैसे आपके पास लूडो, मोनोपोली वगैरह अवेलेबल है, वैसे ही हमने इस गेम्स को जो है वो डिजाइन कर दिया है, ठीक है। तो डिफरेंट टॉपिक्स को लेते हुए हमने इसको डिजाइन किया। तो डिफरेंट टॉपिक्स के जरिए आप किस तरीके से लर्निंग करवा सकते हैं। तो इसमें देखिए आप ये देखें कि बच्चे की बेनिफिशियन क्या है। गेमिफिकेशन को अगर हम क्लासरूम में यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, नंबर 1 बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आती है, नंबर 2 कोलैबोरेशन बढ़ता है, और एक खेलने का तरीका आता है, ठीक है। आप जो है वो डिफरेंट तरीकों से आप गेम्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी क्लास में, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी उस क्लासरूम को गेमिफाइड क्लासरूम में अगर तब्दील कर लें तो मुझे लगता है कि आपका बच्चा उस सब्जेक्ट में जो है वो इंटरेस्ट ज्यादा लेगा कि आज पता नहीं मिस कौन सा गेम लेके आएगी हमारे पास, क्या लेके आएंगी, कैसे लेके आएंगी, ठीक है। इसमें जो है किस तरीके से जो है वो मजीद टॉपिक पे आते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि गेमिफिकेशन जो है वो किस तरीके से चीजों को इनहैंस करता है, ठीक है। किस तरीके से स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स या स्टूडेंट्स को जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस गेन कराता है। तो इसमें 5 चीजों के बारे में जो है वो बच्चे की लर्निंग एक्सपीरियंस होती है। एक तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरी आती है हमारे पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक होता है बच्चे का इंटरनल रिवॉर्ड, ठीक है। इंटरनल रिवॉर्ड मतलब कि उसके अंदर के कुछ करने की सलाहियत पैदा हो जाना, ये उसका इंटरनल रिवॉर्ड, ठीक है। वो इंगेज होता है, ठीक है, इसी वजह से नहीं कि उसको रिवॉर्ड चाहिए, नहीं, शुरू में उसका मकसद बिल्कुल यही होता है कि मुझे इसमें जीतना है। लेकिन जब वो उस गेम को खेलता है तो ऑटोमेटिक जो वो मोटिव होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, वो डाइवर्ट हो जाता है लर्निंग की तरफ, वो डाइवर्ट हो जाता है मोटिवेशन की तरफ, ठीक है। तो बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप, उस सब्जेक्ट की तरफ मोटिवेट होना, वो सब चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो बच्चे का जो है वो इंटरेस्ट लेवल जो है वो मजीद अपग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन, जहाँ पे बच्चों को जो है वो इस तरीके से मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। इसमें जो है वो आता है कि स्पेसिफिक लर्निंग कोर्स वो एक प्रोग्रेस में आ जाता है, सेंस ऑफ प्रोग्रेशन में आ जाता है, जहाँ पे वो एक स्पेसिफिक टास्क को लेके चल रहा होता है, ठीक है। कॉम्पिटेंस, सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस उसमें डेवलप हो जाता है, किस तरीके से कंपटीशन में देखिए हार जीत मैटर करती है, लेकिन व्हाट डज रियली मैटर्स इज व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम, राइट। बहुत मजीद अगर मैं बेहतर इसको इलेबोरेट करूं तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हार या जीत से आपकी स्किल्स पर कोई असर नहीं पड़ता है, सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने जो नहीं किया उससे आपने क्या सीखा, जो आपने किया उससे आपने क्या सीखा, क्या लर्निंग एक्सपीरियंस आपने गेन किया। हम यही फेल का जो मोटिव है, अगर हम फेल को अगर डिफाइन करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग आता है, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है, आपको सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग ही आपको मोटिवेट करेगा सेकंड अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली फेल का मतलब ही आपको फर्स्ट मोटिवेशन देना है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं गेम्स में हार और जीत होती है? हाँ, हार जीत एक है, सिलसिला है उस गेम का, तो जो हम इसको खत्म नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर ही पूरा दारो मदार रहता है। लेकिन आप उसके बैक एंड पे जाए, फ्रंट एंड पे ना रहे, बैक एंड पे जाए कि आपको उससे क्या फायदा हो रहा है। बच्चे को लर्निंग हो रही है, बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, बच्चे की मोटिवेशन हो रही है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो रहा है। तो इतनी सारी चीजें जब डेवलप होती है तो उसमें ये होता है।
और बच्चे का गेमिफिकेशन से एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है। किसी भी डिफिकल्ट टास्क को करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। यहाँ यकीन पर मैं माने ऐड करना चाहूंगी कि कंपटीशन लेवल जब हम बच्चे को दे रहे हैं तो, और अगर वो वहां पर किसी वजह से उस गेम को विन नहीं भी कर पाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग हो जाती है और वो नेक्स्ट बिल्कुल टाइम उसको विन करने के लिए वो एफर्ट्स करता है जो इस दफा वो नहीं कर पाया। और आई थिंक जी, दिस इज अ मोर बेटर वे। बिल्कुल सही कहा, फरमाया आपने सना कि देखो यही एक तरीका है। आप एक बार किसी को जज करके ये नहीं कह सकते कि अगर उसको ये नहीं आया तो वो फेल हो गया। हो सकता है एग्जैक्टली। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप और मैं भी अगर कोई गेम अगर मैं अभी आपको खिलवा दूं तो आप बोलेंगे मुझे तो ये नहीं पता। राइट। या फिर केमिस्ट्री का सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो आप बोलेंगे ये बिल्कुल वही है, कौन बनेगा करोड़पति। खेल लें आप, ठीक है, आपको हर सवाल का जवाब नहीं पता होता, लेकिन खेलते खेलते आ जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली। आपको पता होगा कि हाँ इस सवाल का जवाब ये था, अब अगली बार वो सवाल आएगा तो आप पहले ही उसका आंसर पता होगा तो आप पहले टिक कर लेंगे। और कितने खुश होंगे आप अगर वो जवाब आपको बाद में पता हो और आप उसको दोबारा जब रिपीट करें तो आप कितने खुश होते हैं उस जवाब को देते हुए। आप सिर्फ वो फीलिंग तो चेक कीजिए बच्चों के सामने, एक ट्रायल लीजिए, एक गेम बनाइए, उसको प्रेजेंट कीजिए बच्चों के सामने, उसके सामने रखिए तो सही। आप बच्चों की उस कॉन्फिडेंस को सिर्फ चेक कीजिए, बच्चों की एक्साइटमेंट को चेक कीजिए, बच्चे की मोटिवेशन को चेक कीजिए। आपको खुद लगेगा कि यार इससे बेहतर पढ़ाने का तरीका और बच्चे को सीखने का तरीका कहीं नहीं हो सकता, जहां तक सर मेरा सिर्फ मानना है। दिस इज टीचर्स को माई। ही सर यहाँ पर हम सिर्फ टीचर्स को ही ये कहेंगे क्लासरूम में इस तरह की गेम्स रखें, या ये गेम्स जो है वो पेरेंट्स को किस तरह से बेनिफिट दे सकती है? देखिए, मैं इसमें सिंपल ये बात कहूंगा कि अभी जो कि क्वारंटाइन में है तो हमारे बच्चे घर पे हैं, पूरे दिन घर पे होते हैं, और मैं यकीनन इस बात से मेरे पास 90% लोग सहमत करेंगे कि जो माँ बाप हैं वो भी बोलेंगे अब कब स्कूल खुलेंगे जो बच्चे घर से स्कूल जाएं। ठीक है, सो ट्रू सर। वो बस सब सोच रहे हैं। तो मैं अगर ये सोचता हूँ कि अगर इस क्वारंटाइन में पेरेंट्स इसके पास इस तरीके की गेम्स होती तो क्या वो अपने बच्चे को लर्निंग नहीं करवा सकते? क्या वो एजुकेशन में अपना रोल प्ले नहीं कर सकते थे? क्या लेकिन सर वो गेम बच्चे को बेस्ड, जी सर। जी सर, सर गेम बेस्ड लर्निंग के लिए तो हमें सर लर्निंग अगर हम करवा रहे हैं तो वहां पर तो हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है नॉर्मली। देखिए, वो मैं पेरेंट्स कैसे वो अगर एक्सपर्टीज शो कर सकते हैं? लूडो जब आपने खेला था तो क्या लूडो एक्सपर्ट से खेला था? कोई लूडो एक्सपर्ट आया था आपके घर आपको समझाने के लूडो इस तरीके से खेलना है? नहीं। या जो हमें कह रहे हैं, जैसे मैं सर नवीद से पूछना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं हमें कैरम पसंद है, या मिस मारिया कह रही हैं कि उन्हें जो है वो पैकमैन पसंद है, तो क्या आपको ये सिखाने के लिए कोई एक्सपर्ट या उसको बनाने वाला, उसको पढ़ाने वाला, उसको समझाने वाला क्या कोई आया था, या आपने खेलते खेलते सीख लिया? आई थिंक प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। जब ये बात अगर आप बिलीव करती हैं तो क्या आप ये बिलीव नहीं करना चाहती कि बच्चा खुद भी सीख सकता है? एक छोटे की बच्चे से एग्जाम्पल लीजिए, उससे क्या आप सिखाती हैं कि कैसे क्या कुछ कैसे करना होता है, या वो खुद सीखता है? आई थिंक छोटे बच्चे तो ज्यादातर कॉपी करके सीखते हैं, जो हम कॉपी उनके करके सामने सीखते कर रहे हैं? होते हैं नहीं, वो कॉपी कर आप लेते क्या उन्हें इंस्ट्रक्शन देती हैं, डू कॉपी मी एज आई डू? क्या ये इंस्ट्रक्शन आप उसको 24/7 देती हैं, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कॉपी करो? या एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि वो जो है अगर बेटा तो है वो अपने फादर की कॉपी करता है, मदर जो है डॉटर जो है अपने मदर की कॉपी करती है, तो क्या उस वक्त बचपन से ही उसकी मदर उसको ये बोलती है मुझे कॉपी करो? हैं। आई थिंक ऑब्जर्वेशन स्किल्स आ जाती है यहाँ पर। तो फिर वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स बच्चों के अंदर जब वो स्कूल में आया तो उससे खत्म कैसे हो गई? आपने कैसे मान लिया कि वो ऑब्जर्वेशन स्किल खत्म हो गई? आज जो बच्चा जो मोबाइल फोन इतना अच्छे से हैंडल कर लेता है जितना आप अच्छे से हैंडल नहीं करती, आप उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल उसकी खत्म हो गई। आज एक छोटा सा बच्चा जो है वो यूट्यूब में वीडियो लगा के अच्छे से बैठ जाता है बिना आपकी हेल्प के। क्या कोई एक्सपर्ट आया था उसे यूट्यूब सिखाने के लिए? मैं मदर्स से अगर ज्यादातर जो है वो अगर यहाँ मदर्स मौजूद हो तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने अपने बच्चे को मोबाइल फोन देते हुए बताया था कि बेटा मोबाइल फोन जो है इस एक्सपर्ट है, इससे सीखो मोबाइल फोन कैसे ऑपरेट करना है?
नहीं। जब हम इन चीजों में नहीं करते तो लर्निंग के लिए क्यों एक्सपर्ट डिमांड कर रहे हैं? क्या वजूहत है एक्सपर्ट की? चले, हो सकता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में उसको थोड़ी डिफिकल्टी आए, तो पूछेगा ना लोगों से। जब वो पूछेगा तो उसकी क्वेरीज आएंगी तो उसको आंसरेबल होगा। लेकिन अगर आप वही चीज ना करें, उसको पहले से रोक दें, बेटा जो एक्सपर्ट आएगा वही बताएगा, अब वो एक्सपर्ट की भी डिमांड है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो, जैसे मैं समझा नहीं होता। मतलब बच्चे को आपने एक्सपोजर दिया ही कब? मतलब गेम्स दी, वो भी इसलिए कि बेटा जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही खेलो, इससे मजीद आगे पीछे नहीं जाना। क्यों? गेम है, गेम खेलने के लिए है, वो खुद एक्सप्लोर करेगा। मजीद आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं कि पेरेंट्स को क्यों बाउंड किया जाए एक्सपर्ट पर, कि एक्सपर्ट चाहिए खिलाने के लिए। मैं एक एजुकेशनल गेम्स अगर आपको देता हूं तो आप क्या कहेंगे? एक्सपर्ट चाहिए। हाँ, आपको सिर्फ उसके लेवल देखना होगा कि बच्चे का उस लेवल कॉम्पिटिशन के हिसाब से है या नहीं। आप उसको दे, बच्चा करके देगा, क्यों नहीं करके देगा। और मैं यही आपको यकीन माना कि अगर एक्सपर्ट भी है आपके पास, चले मान लिया, ठीक है, आप एज अ टीचर भी हैं, तो आप भी 2 मिनट के लिए गेम को समझने के लिए टाइम लेंगी। एक बार खुद खेल के देखेंगे कि यार मैं खेल के देखूं, मैं सही खेल रही हूँ नहीं, तो फिर एक्सपर्ट कहाँ गया? फिर तो कोई एक्सपर्ट नहीं हो आपके पास। तो फिर क्या मतलब कि हमें कुछ ऐसा करना ही नहीं चाहिए, एक्सप्लोरेशन नहीं करनी चाहिए। हम एज ए टीचर एक्सप्लोर कर रहे हैं दुनिया को। आप नया कुछ चीजें, आपको नई कोई चीज मिलती है, आप उसे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप ये कहते हैं नहीं एक्सपर्ट आएगा, वो मेरी क्लास में अटेम्प्ट करेगा, मैं देखूंगी उसने सही किया या नहीं, फिर मैं उसको कॉपी करूंगा। हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स देते हैं, ट्रेनिंग्स में आपको नई नई चीजें सिखाई जाती है। तो क्या आप उस ट्रेनर को आके बोलते कि मेरे स्कूल आओ और मेरी क्लास में आके पहले ये करके दिखाओ? आई डोंट थिंक सो। आप खुद अटेम्प्ट करके देखती हैं कि क्या होता है, मैं देखूं तो सही, मैं देखूं तो सही क्या होता है। जब आप खुद ट्राई करते तो आपको और मजीद सॉल्यूशन नजर आ जाते हैं। आपको यार ये तो बताई नहीं थी ट्रेनर ने बात, देखो ये भी हो गई मेरे साथ। मतलब एक्सप्लोरेशन आपने खुद कर दी। तो जब हम अपने लिए उस जो एक बैरियर है उसको नहीं रखते, तो बच्चों के लिए उस बैरियर को क्यों रखते? बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए दीजिए। हाँ, समझ में नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को उस चीज को खिलाना चाहिए और करें, लेकिन ऐसे क्यों नहीं। मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने जब अपनी गेम्स का पायलट टेस्टिंग किया था, तो मैंने जो है उसको अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया था और अपने बच्चों को सिस्टम समझाना था मुझे, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उस समझाने के लिए मैंने उनको कोई सर्कुलेटरी सिस्टम समझाया नहीं था। ये ग्रेड 9 के बच्चे थे मेरे पास। मैंने उनको सिर्फ सिस्टम दिया और उनको तरीका बताया कि बेटा इसमें एक तरीका है, ये देखो इस तरीके से ये रूल्स है, इस रूल्स को आपको फॉलो करना बस, बाकी आप खेलो। बच्चे ने खेला, 1 घंटा वो गेम खेली बच्चे ने। डिफरेंट ग्रुप से मैंने बताया 4-4 के ग्रुप्स बना दिए थे और सब बच्चों को मैंने दे दिया। आप जरा इमेजिन करके बताइए कि क्या रिजल्ट होगा। आप सिर्फ एक इमेजिन कीजिए और बताइए कि क्या रिजल्ट आया होगा मेरे पास। कि बच्चे ने मुझसे ये पूछा होगा, सर ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कैसे खेलना है, या सर ये क्या होगा। आपके लिए क्या लगता है, क्या अजम्पशंस आपकी हैं? मैं चाहूंगा व्यूअर्स अगर हमारे पास देख रहे हैं तो वो भी प्रिडिक्ट करें कि इस पर क्या प्रिडिक्शंस आपकी हैं, कि क्या बच्चे के क्या रिस्पॉन्सेज होंगे। सर मेरे ख्याल से तो उन्होंने इसको पहले ऑब्जर्व किया होगा कि ये गेम है कैसे, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम और गेम, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो आपस में रिलेशन बना नहीं रहे। नॉर्मली ये दोनों चीजें आपस में, इनका कोई लिंक नहीं है कि गेम और सर्कुलेटरी सिस्टम को हम मर्ज कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी नई सी चीज जो है वो आपने यहाँ पर हमारे सामने रखी है, और बाकी इसके ऊपर सोचने पर मैं भी मजबूर हूँ कि इसको किस तरह से जो है वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बहुत क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि इस तरह की अगर कोई गेम हमें खेलने को मिल जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम का वो जो हम क्रैमिंग करने बैठते हैं एग्जाम से 2 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले, तो शायद वो ना हो। और इस सिचुएशन में आई थिंक आपके बच्चों ने थोड़ा सा पैनिक किया होगा, उन्हें शुरू में समझ ना आया होगा, या उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा। कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स रहे होंगे जिन्होंने इसको फौरन पिक करने की कोशिश की होगी, या उसका कोई हाउ टू प्ले, कोई इंस्ट्रक्शन होगा जिसे उन्होंने पढ़ने की कोशिश की होगी और खुद से जल्द करने की कोशिश की होगी। जी सर। मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या किया। उन्होंने
मुझे बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। ठीक है, मतलब क्लास में टीचर है ही नहीं, वो अपने उस गेम में इतने मगन हो गए कि उन्हें पता भी नहीं चला कि उनका 1 घंटे की जो क्लास थी वो खत्म हो चुकी है। सही है, अब हुआ कैसे? मैंने उनको गेम दे दिया, उनको इंस्ट्रक्शन समझा दिए, वो सब लग गए अपने अपने उस गेम्स के अंदर। उन्होंने देखा, सामने स्ट्रक्चर देखा क्या है, उन्होंने देखा कि अच्छा ऐसे प्ले करना है, एक बार रूल्स को रीड करिए, दोबारा समझ गए और खेलना शुरू कर दिया। अब मैं ये नहीं कहता कि जो ब्राइट स्टूडेंट्स थे उन्होंने जल्दी कैच कर लिया, लेकिन क्योंकि मैंने मिक्स कर दिया सबको, तो मुझे पता था कौन ज्यादा ब्राइट है, कौन ज्यादा एवरेज और कौन लो है, मैंने सबको मिक्स कर दिया। अब ये हुआ कि उन्होंने 1 घंटे गेम खेल ली। ठीक है, अब चलें, गेम तो खेल ली, सर्कुलर सिस्टम भी हो गया। ठीक है, अब मुझे ये टेस्ट करना था कि मैंने जो इनके साथ पायलट टेस्टिंग की, ये जो गेम मैंने दिया, इससे सिर्फ ये गेम ही खेल लेते रहे या इन्होंने जो है वो कुछ लर्निंग भी की। तो मैंने जो है एक ग्रुप से पूछा कि बताओ इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या कंपोनेंट्स थे आपके पास। उसने मुझे ब्लड के 3 कंपोनेंट्स के नाम बता दिए, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो सर ये 3 कॉम्बिनेशंस का गेम है। अच्छा जी। फिर मैंने उनको पूछा, दूसरे ग्रुप से मैंने पूछा कि आपने क्या सीखा। तो दूसरे ग्रुप के एक मेंबर जो मेरे पास हम ये कह सकते हैं कि हम कहते हैं ना बिलो एवरेज वाले बच्चे, उस बच्चे ने मुझे ये बताया कि सर ये पूरा सिस्टम इस तरीके से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आके ये होता है, यहाँ से ऐसे फ्लो होता है, दोबारा यहाँ जाता है, मतलब पूरा ब्लड का प्रोसेस उसने मुझे समझा दिया। मैंने कोई एक्सप्लेनेशन बिफोर नहीं दी थी, मैंने कुछ नहीं समझाया था। उस गेम के थ्रू, उस गेम को देखते हुए उन्होंने मुझे समझा दिया, क्योंकि वो कर रहे थे ना आपस में, गेम खेलते वक्त वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे, वो पाथ फॉलो कर रहे थे। जब वो पाथ फॉलो कर रहे थे तो उन्हें चीजें समझ में आ रही थी कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे आता है, ओके यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक ग्रुप से पूछा कि आपने ऐसी क्या चीजें इस बोर्ड में ऑब्जर्व की। उसने बोला इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस थे, और मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को अगर आप ऐसा वर्बली दें तो बच्चे समझने में जो है वो अक्सर नहीं हो पाते। उसने बोला कि मैं यहाँ ये आपको ये चीजें काउंट करके बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ जो है वो मुझे रेड ब्लड सेल्स जो है वो अचीव होंगे अपनी बॉडी में, ऐसे क्या प्रोसीजर्स हैं जिससे होंगे, ऐसे क्या प्रोसीजर्स होंगे जहाँ से मेरे रेड ब्लड सेल्स लूज हो जाएंगे, क्या प्रोसीजर्स हैं जहाँ से मेरे वाइट ब्लड सेल्स में गेन कर सकता हूँ, ऐसी क्या चीजें मैं लूँ, कौन सी विटामिन्स लूँ, कौन से मिनरल्स लूँ जिससे मेरे वाइट ब्लड सेल्स अचीव हो जाएंगे। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है ये मुझे आज यहाँ भी पता चल गया। तो मतलब मैंने उन्हें कुछ पढ़ाया तो नहीं था, मैंने सिर्फ एक गेम दे दी 1 घंटे के लिए, अब उन्होंने वो काम कर दिया जो मुझे करना था। मेरे तमाम एसएलओस, शायद मैं ये भी कहूँ कि मेरे पास जो एसएलओ लिखा हुआ नहीं था वो भी अचीव हो गया था। तो फिर ये देखिए ना, ये बेनिफिट ही था ना, मैंने तो कुछ नहीं किया था उसमें, मैं तो एज ए फैसिलिटेटर था वहाँ, और टीचर का काम इस पर्टिकुलर एरा में तो फैसिलिटेटर का ही है। मैं उसको वीडियो बताता जो ऑलरेडी वो पहले तीसरे 3-4 क्लासों से देखते हुए आ रहा होगा, क्योंकि 7 से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इन हो जाता है साइंस की बुक्स में। 7, 8, 9 में अगर मैं वही वीडियो बता देता इत्तेफाक से, तो बच्चे को वो समझ में वो तो यार ये क्या बोरिंग वीडियो, 3 साल से एक ही वीडियो बता रहे हैं, उनके पास कोई और वीडियो नहीं आ रही क्या। सही है। दूसरी बात ये, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुका है, उसको पता है इसमें क्या आना है, कैसे आना है। ठीक है, अब मेरा जो है वो 2 काम से बहुत ईजी हो गया। बच्चे ने टॉपिक पढ़ लिया, खुद ही एक्सप्लेनेशन कर ली, और साथ साथ उसने खुद ही जो है वो अपने सवालात के जवाबात भी दे दिए, लर्निंग भी कर ली, और साथ साथ मेरे एसएलओस को अचीव करवा लिया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट से कर सकते हैं, लेकिन करना जो है वो टीचर्स एंड पर ही है और पेरेंट्स के एंड पर है। पेरेंट्स ये ना समझे कि बस ये टीचर को ही करना है, ये आप एज अ पेरेंट भी कर सकते हैं। अपने बच्चों में इस टाइम पर जो है, इस क्वारंटाइन जो है वो इस तरह की गेम्स फाइंड आउट कीजिए और लीजिए, और बच्चों को एक्सपोजर करने के लिए दीजिए। हो सकता है कि कल जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो जब उसे टीचर पढ़ाएंगे तो वो टीचर को इससे मजीद ज्यादा एक्सप्लेनेशन में देगा। टीचर को बोलेगा मिस मैंने एक ऐसा किया था, ऐसे गेम मेरे पास है, मैंने ऐसे खेली थी, वो एक टीचर को एक्सप्लेनेशन देगा, टीचर को समझाएगा कि मिस मैंने ऐसे ऐसे लर्निंग की है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर।
तो मुझे लगता है कि वहाँ जो है वो टीचर को लगेगा कि उसका काम जो है वो फ्रूटफुली हो रहा है, वो अचीव कर रही है अपना टारगेट, और पेरेंट्स भी इस बात को एग्री करेंगे कि वो अचीव हो रहा है। ठीक है। सर साइंस मजीद में मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा यहाँ पे कि आपने केमिस्ट्री के अंदर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। एग्जैक्टली सर, मैं आपसे यही पूछने जा रही थी कि साइंस के अलावा जो है किन सब्जेक्ट्स में हम गेमिफिकेशन को इन कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे पहले ये क्योंकि साइंस का ही टॉपिक है, मैं इसको जरा कवर कर दूं, उसके बाद मैं आपके पास मजीद जो है आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए मेंडलीफ जो है, अगर आप उसकी थोड़ी सी रिसर्च कर लें तो वो एक कार्ड प्लेयर था। ठीक है। उसने जो आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है ना मेंडलीफ का, वो पता है किस तरीके से बनाया था? जिस तरीके से कार्ड सेट करते हैं वैसे, नंबर्स वाइज आप कार्ड सेट करते हैं ना, 0 1 2 3 4 5, वैसे ही वो जो है वो कार्ड सेट कर रहा था एलिमेंट्स में। मतलब उसने किस चीज को यूज किया? अपने गेमिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को यूज किया। वो जो गेम खेलता था ना, कार्ड के पत्तों के गेम जो खेलते हैं, उस चीज को माइंड में रखते हुए उसने ये गेम्स डेवलप, उसने पीरियोडिक टेबल डेवलप कर दिया। मतलब देखें कि उसने कोई पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से नहीं अरेंज किया था कि टेबल रखा था और उसमें जो है वो एक एक प्लेस को जैसे देख रहा था। वो सिर्फ कार्ड्स खेल रहा था। कार्ड्स खेलते खेलते उसने पूरे पीरियोडिक टेबल को सेट कर दिया। उसके लिए वो सिर्फ एक कार्ड गेम थी, कर दिया उसने पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल आज तक वही है। अब बच्चों को लर्न करवाते हैं। तो अब मैं एग्जांपल लिख देता हूँ कि जब मेंडलीफ ने इसको बनाते वक्त कार्ड का इस्तेमाल किया था, तो पीरियोडिक टेबल पढ़ाते वक्त क्यों कार्ड गेम का इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं हो सकता। जिस तरीके से वो गेम बनी है, अगर उस तरीके से समझाई जाए तो, मतलब किस तरीके से वो थ्योरी बनी है उस तरीके से ही समझाई जाए तो क्या मुश्किल है पढ़ाना? हाँ, टीचर्स के एंड पर थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये व्हाट द पॉइंट इज, आपका लर्निंग आउटकम तो अचीव होगा। बच्चे को जो हमारा पॉइंट है, बच्चे की लर्निंग हो। मतलब वो पीरियोडिक टेबल आज लाइफ टाइम तक नहीं भूलेगा। वो एक बार कार्ड सेट कर लेगा ना अपने उसकी पीरियोडिक टेबल के, मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम जो है वो कभी पीरियोडिक टेबल कार्ड को सेट करना भूलेगा, खुद ब खुद कर लेगा। सिर्फ चीजों को देखने की जरूरत है। ठीक है। इसमें सिंपल है। आपने वो ताश के पत्ते खेले? उसमें जो है वो किंग पहले होता है, फिर क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 होते हैं ना। ये क्या करते हैं? कार्ड सेट ही तो कर रहे हैं, सीक्वेंस बनाते हैं। आई थिंक बिल्कुल सही, आप सीक्वेंस ही बना रहे हो ना उसकी, किंग, क्वीन, जैक, फिर 10 9 और आखिरी में एक का आता है। क्या है ये? सीक्वेंस ही तो है। तो मेंडलीफ ने इसी टेक्निक को यूज करते हुए क्या किया? आपको पीरियोडिक टेबल दिया। तो यही टेक्निक को यूज करते हुए आप पीरियोडिक टेबल पढ़ा भी दें, क्या मुश्किल होगा? तो स्टूडेंट्स के लिए तो कोई मुश्किल नहीं होगा, बट आई थिंक टीचर्स के लिए हर टॉपिक के लिए एक नया गेम बनाना एक नया चैलेंज। पैशन एजुकेशन में आई थिंक यहाँ पर पैशन एजुकेशन में मौजूदा बहुत सारे टीचर्स होंगे, तो मैं उनसे भी कुछ सपोर्ट चाहूंगी कि वो यहाँ पर हेल्प करें कि क्या बीइंग अ टीचर वो कुछ इस तरह के गेम्स डेवलप करना चाहेंगे, या उनके पास कुछ इस तरह के आइडियाज हैं, या वो उनका कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस है, तो काइंडली शेयर विद अस। देखिए गेम्स का जो है वो एक, और आपका जो सवाल था, मैं आपके सवाल की तरफ जो है वो थोड़ा सा करूंगा कि आपने मुझसे पूछा था कि जो है वो गेम्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर। बिल्कुल, मैथ्स में भी गेम्स खेल सकते हैं, इवन के सिंधी में भी गेम्स खेल सकते हैं, उर्दू में भी गेम्स हो सकती हैं, सोशल स्टडीज पढ़ाते वक्त भी गेम्स यूज हो सकती है। बच्चे को एक टाइमलाइन रटाने से अच्छा है कि उसको एक गेम में टाइमलाइन याद करवा दें। क्या मुश्किल है? नहीं है। इंग्लिश में हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा ये सेंटेंस बनाओ इस वर्ड का, तो क्यों ना मैं डिफरेंट सेंटेंसेस एज अ गेम दे दूं, गेम की फॉर्मेशन बना लूं और वहां पे वर्ड यूज करवा दूं। बच्चा गेम खेलते खेलते वो वर्ड यूज कर लेगा, उसको यूज करना आ जाएगा। मैथ डिफरेंट सम्स हम बच्चों को देते, कॉपी में बेटा बैठ के सॉल्व करो, ये पूरी एक्सरसाइज कल तक सॉल्व चाहिए। तो भाई अगर उसको सम वहीं पे करने के लिए दे दो तो गेम में, जिसके आंसर्स वो वहीं गेम के थ्रू निकाले, पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल।
You have to just expect it from the teachers. You have to do it on your own. You will be able to do it. Once try कीजिए. मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल जो है वो आप इस तरीके कीजिए. कुछ गेम्स हमारे पास अवेलेबल भी हैं. आप हमें विजिट कर सकते हैं और हम इस बारे में बताएंगे. मिस मारिया वकास कह रही है कि वाई सब्जेक्ट इज हिस्ट्री. यस, क्योंकि बहुत ही ड्राई होता है. सॉरी टू से, मुझे भी ज़्यादा हिस्ट्री पसंद नहीं है, लेकिन काफ़ी ड्राई होता है. हाँ, ड्राई सब्जेक्ट पढ़ाना उतना ही मज़ेदार है. आप इसको इस तरीके से पढ़ाएं, काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ा सकती हैं आप. इसके लिए जो है वो डिफरेंट चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वर्क करना पड़ेगा. टीचर्स के एंड पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा कि टीचर्स को काफ़ी वर्क करना पड़ता है. ठीक है, तो टीचर्स जब वर्क करेंगे तो मज़ीद इसके ऊपर होंगे. और स्मार्ट गेम्स एकेडमी जो है वो इसी टाइप की चीज़ों पर डील कर रही है. ठीक है, अब मैं जो है वो आपको इसमें बताता हूँ कि गेमिफिकेशन के एक और बेनिफिट जो सबसे ज़्यादा है, जो आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, नंबर 1, ये क्या करता है कि आपके कॉग्निटिव लेवल को डेवलप करता है. हम बच्चे के कॉग्निटिव लेवल को डेवलप करना चाहते हैं, गेम्स के जरिए करिए, उसका कॉग्निटिव लेवल जरूर डेवलप होगा. नंबर 2, इसका स्ट्रेस रिड्यूस कर लेता है. जब बच्चा गेम खेलता है और उसमें कंप्लीटली इंग्रॉस्ड हो जाता है ना, उसमें वो इंटरेस्ट लेना शुरू करता है और कंप्लीटली उसमें हो जाता है, तो वो अपना स्ट्रेस लेवल भूल जाता है. और उसके बाद थर्ड पॉइंट इज कि उसके इमोशनल कनेक्शंस बन जाते हैं. और उसके इमोशंस कनेक्शन से जो है वो क्या होता है, वो उस चीज को इनहैंस कर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है. जब इमोशनल एक चीज के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो वो काफी हद तक जो है वो पॉजिटिविटी शो कर देता है. तो वो उसके अंदर जो है वो इंग्रॉस हो जाता है. और उसका जो अटेंशन स्पैन है, जिसे हम बात करते हैं कि अभी जो है वो बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो 2 से 3 मिनट से अगर आप उसमें चेंज नहीं किया तो वो बच्चा डाइवर्ट हो जाएगा. तो 2 to 3 मिनट्स का जो अटेंशन स्पैन है वो काफी हद तक जो है वो बढ़ जाता है उसी पर्टिकुलर टॉपिक, उसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट में. ठीक है, इसके साथ जो है मैं आपके साथ एक इमेज शेयर करना चाहूंगा कि जिससे जो है वो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो हमारा ब्रेन जो है वो इस तरीके से किस तरीके से काम करता है. 2 मिनट दीजिए. आई होप ये पिक्चर आपके पास विजिबल होंगी. जी सर. राइट, ये देखिए, ये एक पूरी आपके पास जो है वो क्या है कि मेमोरी है कि किस तरीके से जो है वो एक गेम के डेवलपमेंट की जो है वो पूरी फ्लो होती है. देखिए, बच्चा खेलता है, ठीक है, खेलने के साथ उसको रिवॉर्ड की जरूरत पड़ती है. जब वो रिवॉर्ड उसको हासिल होता है तो उसमें उसको मास्टरी हासिल होती है. और जब मास्टरी होती है तो डिफरेंट लॉज ऑफ लर्निंग जो है वो एनहांस हो जाता है. और जब इस तरीके से होती है तो फिर यहाँ पे जो है वो अपने उस थ्योरी को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल पर लेके आना शुरू कर देता है. डिफरेंट हार्ड लेवल्स पर डिफरेंट चीजें आती हैं और फिर वो उसकी थ्योरी फ्लो करती है और दोबारा वो प्ले की तरफ जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से ये साइकिल पूरा कंप्लीट होता है. जब साइकिल कंप्लीट होगा आपके ब्रेन का, तो आपके अंदर जो है वो लर्निंग क्या हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी. अब देखें, आप इस ब्रेन के अगर हिस्से को देखें तो काफी हद तक इसमें जो चीजें हैं वो आप एग्री करेंगे कि हम यही चीजें तो बच्चों को सिखाना चाहते हैं. तो गेम्स आर द सोर्स वेयर यू कैन हैव दिस थिंग्स. इसके साथ ही जो है वो मैं अपना यहाँ पे एंड करूंगा और चाहूंगा कि जो है वो अगर हमारे जो ऑडियंस है उनके पास कोई क्वेरीज हो तो वो हमें जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि हम उनके क्वेरीज को जो है वो आंसर कर सकें. सना, आपके पास कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा मुझसे कि इससे रिलेटेड अगर आपके पास. सर, मैं आपसे बस यही क्वेश्चन करना चाहूंगी कि किस किस सब्जेक्ट में जो है वो हमारे टीचर्स इंटीग्रेट कर सकते हैं गेम्स को, या उनको कोई रिसोर्सेज अगर आप यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहें या कोई लिंक्स ऐसे हम दे सकें जिनसे टीचर्स जो है वो हेल्प. जो है वो आप जो है वो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.smartsgamesacademy.com.
वहाँ पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के गेम्स हमें मिलेंगे और मज़ीद जो है वो हम इस पर काम कर रहे हैं, जहाँ पे डिफरेंट टीचर्स के लिए हम गेम्स के प्रोसीजर को तैयार कर रहे हैं, माइंड में ये रखते हुए कि किस लेवल के लिए यूज़ की जाए और किस तरीके से यूज़ की जाए, डिफरेंट बच्चे के लेवल से और बच्चे के टॉपिक के हिसाब से, बुक्स करिकुलम के हिसाब से, उन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए हमने जो है इन तरह की गेम्स जो है डेवलप की हैं और मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ जो है वो हम बढ़ रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास रेडी हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो इन प्रोसीजर हैं, जहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़रूर हमारी वेबसाइट को विजिट करें और वहाँ पे जो है वो हमें उनको देखने के बाद फीडबैक दें कि हम मज़ीद जो है वो किस तरीके से इस गेम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। गेम्स हमारे पास अवेलेबल भी हैं, जो टीचर्स अगर देखना चाहें तो वो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं ताकि हम उनको वो गेम्स जो है वो दिखा भी सकेंगे। और ये थैंक यू सो मच सर। सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल होंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट्स में गेम्स को जो है वो इनहेंस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट मैं कह दूँ कि सिर्फ साइंस या इंग्लिश जो है वो सिर्फ उसी गेम्स के जरिए होगा, नहीं, एवरी सब्जेक्ट कैन बी टॉट, it's just that you have to create your own ideas, that's all, nothing else. सर इज इट पॉसिबल कि अगर कोई इस तरह का टॉपिक हो जहाँ पर हम कोई गेम डेवलप नहीं कर सके और वो टॉपिक हम आपसे शेयर करें, तो क्या आप उस पर कस्टमाइज कर दे सकते हैं अपनी कुछ गेम्स? जी बिल्कुल, ये पॉसिबल है कि अगर टीचर्स जो हैं वो हमें कुछ टॉपिक्स देते हैं कि इस पर जो है वो हमें गेमिफिकेशन के मॉड्यूल्स चाहिए, तो बिल्कुल हम उस पर काम कर सकते हैं और उस पर मज़ीद जो है अगर टीचर्स चाहें तो हम उन पे गेम डेवलप कर सकते हैं, ताकि एक टीचर के साथ साथ बाकी टीचर्स की भी हेल्प ज़रूर हो जाए। ये मैं नहीं चाहता कि सिर्फ एक टीचर की मदद हो, मैं चाहता हूँ कि पूरी कम्युनिटी ऑफ टीचर्स की मदद हो। थैंक यू सो मच सर फॉर अ वंडरफुल सेशन। आपने बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं हेलो हेलो जी जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर अ वंडरफुल सेशन। एंड आई थिंक बाकी की क्वेरीज जो हैं वो हमारे टीचर्स आपसे कर सकते हैं अगर उन्हें किसी तरह की कोई इश्यूज होंगे। थैंक यू सो मच सर। इसके साथ ही मैं पैशन एजुकेशन का और मिस मारिया का थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने इनवाइट किया हमें अपने पेज पर और ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पर स्मार्ट गेम्स एकेडमी और उनकी गेम्स और लर्निंग थ्रू गेमिफिकेशन के इस आइडिया को डिफरेंट टीचर्स के साथ और डिफरेंट एजुकेशनिस्ट के साथ प्रेजेंट कर सकें। Thank you so much. If you have any kind of queries, you can comment, then we will answer you soon. Allah Hafiz.